गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप नारायण व्यास आपका हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल पर। स्टूडेंट्स, कल हमने ज्योग्राफी विषय का जो दूसरा चैप्टर है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए कम समय को ध्यान में रखते हुए एक बार हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ ध्यान देंगे। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, 15 प्रश्न किए थे। आज उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने की लगभग पूरी संभावना है। तो व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए, पहला प्रश्न है, एशियाई जन समूह कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये अक्षांश और देशांतर है क्या एक्चुअल में। अक्षांश देशांतर किसे कहते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अक्षांश देशांतर क्या चीज है, देखो स्टूडेंट, अक्षांश देशांतर क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। इस प्रकार से ये काल्पनिक रेखाएं होती है जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है, मैं आपको अभी एक सेकंड में बता देता हूं। अक्षांश रेखाएं जो होती है ये पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक है। अक्षांश है चाहे देशांतर, सारी रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है। पूर्व से पश्चिम तक खींचे जाने वाले जो समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, दो स्थानों के मध्य की दूरी को ज्ञात करना। अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या होता है, दो स्थानों के मध्य की दूरी को ज्ञात करना, ये अक्षांश रेखाओं का कार्य होता है। उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध तक सीधे और लंबवत खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण तक सीधी लंबवत खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार से होती है। देशांतर रेखाओं का जो यूज है वो समय के लिए किया जाता है। दो स्थानों के मध्य समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखाओं का यूज किया जाता है इस प्रकार से। और इन दोनों रेखाओं को आपस में मिलाती है उन्हें ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको ग्रिड कहा जाता है। ये जो रेखाओं का जो जाल है, अक्षांश देशाओं का रेखाओं का जो जाल है उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो अपना प्रश्न, एशियाई जन समूह कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। तो अपना जो एशिया जो महाद्वीप है वो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इस साइड में लगभग एशिया महाद्वीप फैला हुआ है इस स्थान पर। तो प्रश्न है अपना, एशियाई जन समूह किन अक्षांश के मध्य फैला है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य इस स्थान पर उत्तरी अक्षांश है। 0 डिग्री जो कर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर लगभग यहाँ पर 10 से लेकर के लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव मिलता है। एशियाई जनसमूह कितने अक्षांश के मध्य फैला है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसके मध्य जो देश बसे हुए हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या है उसमें भारत है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश है, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश ये कहलाते हैं। और ये लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है व्हाइट बोर्ड पर देखिए, यूरोपियन जन समूह कहां सघन बसा हुआ है। तो यूरोपियन जन समूह 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर इस जगह पर ये इस प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो भी देश है वो उत्तरी गोलार्ध के कहलाएंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे जो देश है वो दक्षिणी गोलार्ध के देश कहलाएंगे। तो यूरोपियन जन समूह कहां सघन बसा हुआ है, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। यूरोपियन जन समूह में जनसंख्या वृद्धि स्थिर क्यों है। यूरोपियन जन समूह में जनसंख्या वृद्धि स्थिर क्यों है, देखो जनसंख्या वृद्धि वहां स्थिर होगी जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रण में होते हैं। तो यूरोपियन जन समूह में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित क्यों, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित है। इसके अलावा जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यूरोपियन जन समूह में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नियंत्रित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी जन समूह का सर्वाधिक संकेंद्रण कहां मिलता है। इतिहास गवाह है, आप इतिहास पढ़िए। प्राचीन कालीन इतिहास में आप पढ़ेंगे विश्व की जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, जो सर्वाधिक आबादी थी वो नदियों के किनारे मिली। भारत में आज भी सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण कहां पर स्थित है, गंगा यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। गंगा यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र है या मैदानी भूभाग है जहां पर नदियां प्रवाहित होती है वहां पर सर्वाधिक जनसंख्या मिली, जिसमें आप देखिए यूपी, महाराष्ट्र वगैरह
ये मैदानी भूभाग है, लगभग यूपी पूरा मैदानी भूभाग है, गंगा का मैदानी भूभाग है। तो कहना तात्पर्य सर्वाधिक जनसंख्या हमें नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं। अफ्रीका जनसमूह की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो भी हमें नदियों के किनारे मिलता है। जैसे जाम्बिया जो नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, जो उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है, ठीक है, ये अपने भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। जाम्बिया नदी, नाइजर नदी और साउथ अफ्रीका, ये तो तीनों तो नदियां हैं। नील नदी जिसको मिस्र का वरदान कहा जाता है, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। जाम्बिया नदी इसको ताड़ वाली नदी कहते हैं, नाइजर नदी, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका रिसोर्सेज की वजह से सर्वाधिक रिसोर्सेज है, खनिज संपदा से संपन्न भूभाग, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय घनत्व किसे कहते हैं? देखो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार कौन सा है, गणितीय घनत्व किसे कहते हैं? इसमें कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्र से विभाजित किया जाता है, उसे गणितीय जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न छठा, कायिक घनत्व किसे कहते हैं? खेती की भूमि, प्रदेश, खेती की भूमि को प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्य के बीच जो अनुपात है उसे कायिक घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न सातवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक व न्यूनतम घनत्व कहां मिलता है? तो विश्व में सर्वाधिक जो घनत्व, न्यूनतम जो जन घनत्व है वो मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। मंगोलिया को लॉकलैंड सिटी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया संपन्न भूभाग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा भूभाग जो है वो रेगिस्तानी है, वहां पर सैंडी, गिब्सन, मरुस्थल पाए जाते हैं। ये बहुत बड़े विशाल भूभाग है। ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है, बाकी लगभग ऑस्ट्रेलिया अपने मैदानी अपने रेगिस्तानी भूभाग है, मरुस्थलीय भूभाग, इसलिए वहां पर ऑस्ट्रेलिया में और मंगोलिया में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या आपको पता है सिंगापुर में पाई जाती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा है, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां मिलता है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है बिहार में। कहां मिलता है? बिहार में। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, अगर राज्य की बात करें तो बिहार, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, पहाड़ी भूभाग है, दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां मिलता है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है जयपुर जिले में, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां मिलता है? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व मिलता है। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व क्यों मिलता है? विश्व के कुल क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व क्यों मिलता है? विश्व के कुल क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व क्यों मिलता है? क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, वहां का एग्रीकल्चर है, कृषि संपदा है, इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक विकास है, और जन्म दर और मृत्यु दर जो नियंत्रण है, इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व मिलता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? यह प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा जाता है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? पूरे विश्व की अभी एक ज्वलंत समस्या कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो अपना प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि के कारण सबसे बड़ा कारण है जन्म दर अधिक होना, मृत्यु दर कम होना। ये जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है कि जन्म दर तो अधिक हो रहा है और मृत्यु दर कम हो रही है, ये एक कारण है। इसके अलावा अन्य भी कारण जनसंख्या वृद्धि के, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा, कन्या भ्रूण हत्या, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क है, चिकित्सा है, परिवहन के साधन है, शिक्षा है, रोजगार है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, विकास में वृद्धि है, ये सब ऐसे कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ती। स्टूडेंट्स, आज हमने कक्षा 12 भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये 10-12 क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। पूरा वीडियो जरूर देखा करें। मुझे ऐसा पता चल रहा है कुछ स्टूडेंट्स आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, कम देखते हैं, पूरा देखते नहीं, इसलिए इन वीडियो को पूरा देखें। लॉकडाउन की कंडीशन में आप लोग घर पर तैयारी कर रहे हैं और हम लोग आपके लिए चिंतित हो रहे हैं। आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद उसको नोटबुक में इनके प्रश्नोत्तर उतारें, और जिन्होंने पूरा देखा फिर से कह रहा हूँ यस सर करके जरूर कमेंट करें। बेस्ट लक एंड थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बाय।